सुबह की सुनहरी किरणों पर उसकी आंखें खुली। उससे कसमसाते हुए खिड़की को देखा और चेहरे से बाल समेटकर उठने लगी थी, पर खुद को मजबूत हजार में पाकर झीम सी गई। कहाँ भोनी? बांसु उसे कमर में डालते उसे मजीद करीब करते वो नींद से बोझल गंभीर आवाज से बोला। नूरुलैन की नकोश में सुर्खी मजीद बढ़ गई। वो उसके मजबूत बाजू पर सर रख के पड़ी थी, जबकि दांत की टांग उसकी टांग पर थी और बाजू उसकी कमर में डाले बालों में मुंह छुपाए सो रहा था। नाश्ता बनाना है, वो उसकी तरफ करवट लेती उसके चेहरे को देखती बोली, जिसे सुनकर दांत ने मुस्कुराते आंखें खोली। उसकी खुमार आलूदा आंखें उसकी सुर्ख आंखों से टकराईं। नूर की पलकें लरस सी गईं। वो नजरें खुद पर झुक गईं। बाद में मिलकर बनाएंगे। वो उसकी गर्दन से बाल समेटकर वहां लब रखता हुआ बोला। नूर लब खींचकर खामोशी से पड़ी रही। देर हो जाएगी, रेस्टोरेंट जाना है। उसके सीने पर उंगली फेरती वो मिनमिनाई। जाने कौन दे रहा है? कुछ दिन तुम यहीं, इस घर, इस रूम, इस बेड पर, इस मासूम, मेरा मतलब है दाद के साथ यहीं रहोगी। न मैं कहीं जा रहा हूं, न तुम कहीं जाने वाली हो। निकाल दो दिमाग से ख्याल। वो मासूम बोलता एकदम होश में आकर झुर्री लेकर बोला। नूर ने चौंक कर उसे देखा और फिर समझकर मुस्कुरा गई। नहीं नहीं, आप मासूम हैं। वो हंसी हुई जुबान दिखाकर उसे चिढ़ाने लगी। तुम भूल रही हो कि तुम किसके कब्जे में हो? भूल गई क्या? वो उसकी आंखों में देखता मायने ऐसी से बोला। नूर सटपटा सी गई। दिमाग न खाएं दांत छोड़े मुझे। आपने मुझे बहुत सताया है, इतने माँ दिन तंग किया। वो मसूई सा नाराज होती उसके मजबूत शिकंजे से फड़फड़ा कर निकलने की भरपूर कोशिश करने लगी थी, पर दाद मुस्कुराता हुआ उसे बेड पर डाले कलाइयों को जकड़कर तकिए से लगाए उसकी पहली आंखों में मुस्कुराते देखने लगा। बोलो अब। झुक कर उसके लबों को छूते वो हंसा। बहुत बुरे हो तुम, जाने दो दाद, वो इल्तिजाई अंदाज में कहती मासूम सूरत बनाने लगी। बुरा हूं ना? तो अब देखो बुरा कैसे होता है। उसके फूले गाल को नाक से सहलाते हुए सरगोशी में बोला। नूर बेबस होती एक बार फिर उसकी दस्तरस में खुद को उसके सपुर्द कर गई और मसम्मत छोड़े उससे घूरती आंखें बंद कर गई। बस खत्म। वो हंसता हुआ उसके सुर्ख लबों पर अपने लब रख कर कलाइयाँ छोड़ दे। उसकी कमर में दोनों बाजू डाल उसे सीने में भींच दिया। दफादन फंसू हुए इस माहौल में मोबाइल बज उठा, जिस पर दोनों ने चौंक कर टेबल की तरफ देखा। कौन है? वो गुस्से में नूर को देखता हुआ मोबाइल की जानिब मुतवज्जा हुआ और हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। जब वो मौका देखकर भागने लगी, ऐसे नहीं मेरी जान। अपना मोबाइल फौरन पानी के भरे जग में डालते बेड से भागती नूरुलैन की कमर में दोनों बाजू डालकर खींचा। वो आह दाद करती चीखती उसके ऊपर गिरी, जिस पर दाद भरपूर अंदाज में कहका लगाता उससे उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ने लगा। दाद, नाश्ता बनाना है, बहुत काम है, प्लीज समझो। वो गुस्से से झुंझला कर बोली। श्श। उससे उसे गुलाबी पंखुड़ी जैसे लबों पर उंगली रखते गाल पर बोसा दिया। साथ करेंगे ना सब काम, मिलकर करेंगे सब कुछ, ताकि ज्यादा वक्त हम अपने बोने बोने को सोच सकें। उसके वजूद पर पहनी खुद की शर्ट के कॉलर को उसके कंधे से सिरकाने लगा। शट अप दाद। वो गुस्से से उसके हाथ पर हाथ मारती रही और उसकी सूख टमाटर वाली सूरत देखते दाद कहके पर कहका लगाता उसे मज़ीद शर्मिंदा कर रहा था। कोई बोना बोनी नहीं, मेरे बच्चे आप पर जाएंगे, बोना बोनी नहीं होंगे। वो गुस्से से मुंह बनाते बोली, जिस पर दाद ने उससे आंखें दिखाई। ऐसी बकवास दोबारा मत करना बोनी। मुझे अपने बच्चे छोटे छोटे ही चाहिए, ताकि जब तुम बाहर निकलो तो बतख के बच्चों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आए लाइन से। उससे नक्शा खींचा और नूर तस्वुर करती अपने पीछे छोटे छोटे लड़के लड़कियों की लाइन चीख उठी। नहीं स्टॉप, ऐसा नहीं होगा, वो बड़े होंगे। शट अप दाद प्लीज। वो उसे हाथ मारने लगी, जिनसे बचाव की खातिर दाद हंसता उसकी गर्दन में मुंह छुपाए शायर अकबर अपने दुखते लब रखता गहरी सांस भर कर नूरुलैन को आंखें मीचने और शर्म से सुर्ख करने पर मजबूर कर गया। वो वापस पटरी से उतर रहा था और नूर उसे धक्के देकर वहां से भागना चाहती थी, पर कहाँ आज़ादी बख्श रहा था वो उसे अपने शिकंजे से। अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से से गुर्राती हुई उसके गाल पर दांत काढ़े उसके बालों को फिर से नोचने लगी और वो कहका लगा उठा। छुड़वा कौन रहा है जालिम? आपी, मैं मामा के पास जा रही हूँ, आप ख्याल रखिएगा। फिर शूज़ पहनती हिजाब पहने हुरलैन के रूम में आई,
जो बेबी को फीड करवा रही थी। हाँ, ख्याल से जाना। उसके कहने पर फेरी मुस्कुराती सर हिलाकर चली गई और बेबी को फीड करवाकर उसे बेबी कॉट में डाला। जब वो खुद ही करवट लेता, मुंह बिस्तर में छुपाकर पीठ बुलंद कर चुका था। बदमाश, और महसूस करती हंसी उसकी पीठ पर हाथ मारकर वहां से निकली। उसकी मुस्कुराहट पर वो मुस्कुराता हुआ एक आंख खोले उसे जाते हुए देखता रहा। जब वो चली गई तो सीधा होकर लेटता हुआ सामने बेबी कॉट में लगे उसे बच्चों के खिलौने को देखने लगा जो उसे इरिटेट करते थे। पता नहीं उसकी मामा को छोड़कर बाकी वो दोनों चुड़ैलें उसकी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रही थी। हर बच्चा खिलौना खेलने के लिए पैदा नहीं होता, ना ही हर बच्चे को खिलौना पसंद होता है। कुछ उसके जैसे भी होते हैं जो इन चीज़ों से इरिटेट होते हैं। उसे तो बिल्कुल ये बच्चों वाली चीज़ें पसंद नहीं थी। उसे नसें घुमाई और अपनी छोटी सी सफ़ेद टांग दूसरी टांग के ऊपर रखते हाथ सर के पीछे करने चाहे, पर रोना वही। अभी वो 4 माह का था और बाजू बिल्कुल छोटे कि उसके पूरे सर के नीचे नहीं जा रहे थे, वरना उस चुड़ैल फेरी को वो उसे सोते गौर से देख चुका था। वो मायूस नहीं हुआ, बल्कि सर पर दोनों हाथ रखे छत को घूर रहा था। वो शुक्र कर रहा था कि उसका बाप नहीं, वरना पता नहीं क्या होता। तीसरी जंग अजीम उन दोनों में होती। बाप का सोचकर वो बदमजा हो गया था, क्योंकि उसका इरादा बड़े होकर खुद सबका बाप बनने का था। वो अपनी ही सोचों में पड़ा था। नींद आंखों से गुस्सुन हुई थी। उसे उन दोनों चुड़ैलों पर गुस्सा आ रहा था जो उसकी माँ को ऐसे काम के लिए छोड़ गई थी। जबकि दूसरा गुस्सा ये भी था कि उसे तो अभी कोई नाम भी नहीं मिला था। आखिर वो कहाँ से किस एंगल से बच्चा लगता था। उसके छोटे से माथे पर तेवर सज गए और पूरी आंखों में बेइंतहा गुस्सा था। दिल कर रहा था अभी यहाँ से निकलकर रूम तहस नहस कर दे, पर कैसे उसकी मामा हर्ट होती, अच्छा नहीं होता। शायद अपनी प्यारी खूबसूरत सी मामा के लिए उसे खुद पर कंट्रोल करना था, और वो कर रहा था खुद को मायूस करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को मायूस करने के लिए। अब बाप था तो वो कुछ भी कर सकता था। सोचकर उसके लबों की गोशों में मुस्कुराहट बिखर गई, जिसकी उसकी सफ़ेद फूली गालों में दोनों डिम्पल अपनी छाप दिखाते गायब हो गए। वो अपनी मामा को बुलाना चाहता था, पर जिसे बुलाने के लिए मुंह खोलता उन बच्चों की आवाज़ निकलती जो उसे सख्त नापसंद थी। इससे खामोश पड़ा था, अलबत्ता नाक पे गुस्सा, माथे पे तेवर बरकरार थे। सर, यही घर है। उसके आदमी ने एड्रेस देखती चिट पर, फिर उस फ्लैट को देखा और उसे मुखातिब करते कहा। वो मुस्कुराए जिसका साथ उसकी आंखें देने लगी थी। पास खड़े उसके आदमियों ने चौंक कर उसकी गहरी मुस्कुराहट देखी। जाओ तुम लोग। उन्हें हुक्म देता, सिगार उनके हवाले करता, हाथ पर फूंके मारकर उन्हें शशर छोड़ता, मुंह की खुशबू सूंघने लगा। पानी है? उससे अपने आदमी की तरफ रुख किया। वो बौखला गया। यस सर, 2 मिनट, बस 1 मिनट। वो भागता गाड़ी की तरफ गया, जबकि दूसरे मोहतब से हथियार लेस गार्ड हैरत से साकित थे कि ये कर क्या रहा था, पर उन पर तवज्जो दिए बगैर वो पानी पीता बोतल उनके हवाले करके उन्हें वहां से हटा दिया। वो तो हुक्म के गुलाम थे, फौरन वहां से हट गए। जब उससे साकित धड़कनों से बेल बजाना चाहे, फिर कुछ सोचकर उससे लॉक घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो ठटका और माथे पर तेवरी आ गई कि दरवाज़ा लॉक क्यों नहीं था। वो अंदर दाखिल हुआ अपने दराज कद के साथ। उससे आगे पूरे घर में घुमाई कि अचानक बर्तन गिरने की आवाज़ किचन से आई। वो चौंक कर बाईं तरफ देखने लगा। गुस्से से उसका चेहरा थुक कर अंगारा हो रहा था कि उसकी शहजादी इस छोटे से फ्लैट में रह रही थी। तेरी इतनी जल्दी आ गई। दूर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनती, फिर भारी कदम की आवाज़ पर उलझती हुई बालों का जूड़ा बनाए बाहर किचन से निकली। उससे हैरत हुई थी और उसी हैरत को छुपाने के लिए उससे पूछा। दो पूरी बेचैन आंखें लौंड से हटकर आहिस्ता से किचन से नुमादार होते उस वजूद पर टिकी जिसके लिए वो पल पल तड़पा था। कौन है भाई, जवाब तो दे, उसने गुस्से से पूछा, जबकि साहिर आलिम की आंखें उसके वजूद से उलझी हुई थीं। कभी उसकी आंखों पर सफ़ेद पट्टी पर जाती तो कभी वहाँ से सिरकती उसके सुर्ख लबों पर। मेरून शलवार कमीज पर दुपट्टे के बहुत से आज़ाद सरापा भीगे हाथ और उसके सामने वैसी ही खड़ी थी जैसी वो छोड़ कर गया था। कौन है? अब की बार उसकी आवाज़ सर्द हुई थी। आलम चौंका और फिर मुस्कुराया। कितनी ख्वाहिश थी ममता के हर हर पल को आंखों से देखना, वो सारे माँ, उसकी खुशी, उसके फूले जिस्म की ख्वाहिश, अपने फितने की हरकत, कितनी ख्वाहिशात वो छुपाए बैठा था। पर अब क्या हुआ?
एक गहरा सांस भरते मुतबस्सिम नजरों से देखते हुए कदम उसकी तरफ उठाए। कौन है बदतमीज? अब की बार वो क्रैक लैंग्वेज में गुस्से से बोली। देखो, जो कोई भी हो अभी आउट हो जाओ। तुम जानते नहीं मैं किसकी बेटी और किसकी बीवी हूँ। वो गुस्से से घुराई और कदम पीछे लिए। शायद इतना बदलाव देखता अब उठाए हैरत का इजहार देने लगा। उसे वाकई शौक लगा था कि वो उसकी सास ऐसा करेगी। वो क्या चाहती थी? उसका नफा या नुकसान? कुछ समझ में नहीं आता था कि उसकी सास चाहती क्या थी उससे। वो चलता बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया। देख। उसका भी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि उसके भारी हाथ की उंगलियां घूमती उसकी कमर पर टिकी और ऐसा से सिरकती पीछे बढ़ने लगी थी, जबकि हुरुलैन का खून खुश्क पड़ गया। छ! वो हिम्मत करके कुछ कहने की कोशिश करने लगी थी। वो उससे मुक्का मारना चाहती थी और उसकी गर्म सांसों पर उसकी रूह कपकपा उठी जब झटके से उसे खींचकर उस छोटे वजूद ने अपने वसी सीने से लगाया। और जैसे ही वो उसके वजूद का हिस्सा बनी, एक गहरी आसूदा मुस्कुराहट उसके लबों पर छाई और वो गहरा सांस भरता पल को आंखें मूंद कर उस रब का शुक्र करने लगा जिससे सही सलामत उसकी बीवी उस तक पहुंचाई थी। श्श! वो बड़बड़ाई जब सईद आलम का दूसरा हाथ उसकी थोड़ी पर आया और चेहरा बुलंद करते मुस्कुरा कर देखने लगा। तो वो फिर से कसमसाई, पर इस बार अचानक ही वो बगैर कुछ कहे, बगैर उसकी दास्तान सुने, उसके लबों पर झुककर अपने लब उन पर रखते दूसरे हाथ से उसके बालों का जूड़ा खोलकर उन्हें उसकी नाजुक पुष्प पर बिखेर दिया। और इस शिद्दत भरे हसार में तड़पने लगी, पर वो बेहिस बनकर उसके बालों में उंगलियां फंसाए, कभी उसके गाल पर अपना चेहरा सहलाकर उसे कुछ समझने का एहसास दिलाता, तो कभी उसकी सांसें बंद कर देता। वो ना चीख पा रही थी, ना मसम्मत कर पा रही थी। किसी पहाड़नुमा वजूद ने उसे अपने मजबूत शिकंजे में जकड़ लिया था, जिसकी दीवानगी बेखुदी शिद्दत भरी जिसारत पर वो बेजान सी उसकी बाहों में बिखर गई थी। सईद की मुस्कुराती नसें उसे देखती उसकी पीठ सहलाने लगी, तो गाल उसके गाल से महिलाए वो सहलाने लगा। तो प्लीज। उससे अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। साई ने समझते हुए उसे बाहों में भरकर उठा लिया और अपनी नाक उसी गर्दन पर रगड़ते वो गहरे सांस भरता पागल सा वापस लब उसके भीगे लबों पर रख दिए। बूढ़ को लगा आज उसे वो मार देगा। वो माही बेआब की तरह तड़पने लगी। श्श! सिसकी। तभी उसे उसके नाजुक वजूद को सीने से लगाते हुए पीठ से लाई और किसी बच्चे की तरह बहलाता हुआ मुस्कुरा रहा था, जैसे जिंदगी वापस उसकी कैद में आ गई थी। जितना दुनिया बदले तुम्हें, मेरे आगे वही बच्चा ही रहोगी। वो सोचता हुआ उसके हाथ की उंगलियों को लबों से छूता हुआ सोफे पर बैठा और उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके नखोश को छूता, जैसे पूरे साल का हिसाब लेने लगा था। वो रोइन का पहले ही तनफ्फुस बिगड़ा हुआ था, उसकी फिर से जिसारतों पर सिसक उठी। छोड़ो मुझे। उसके हाथ झटकने पर आलम ने चौंक कर उसके चेहरे को देखा। जब वो उसे नहीं पहचान पा रही, उसका दिल डूबने लगा था। मैं नाराज हूँ, वो घुर्राई और आलम की सांस में सांस आई। वो हंस पड़ा। मुझसे नाराजगी शहजादी? वो सरगोशी में बोला और फिर उसके चपड़े को पकड़कर उसके लबों को करीब करता नरमी से छूता उसे आवाज से बदआवाज कर रहा था। तभी रूम से बच्चे की रोने की आवाज से आने लगी। ये कैसे रो रहा है? आलम को उसका रोना कम नाटक की बहुत ज्यादा महसूस हुई, जबकि हुरैन अपने बच्चे की आवाज सुनती मचल उठी। छोड़े मुझे, मैंने फाइट सीखी है। वो उठाड़ी और उससे बताने लगी कि उससे नाराजगी रखने के लिए उससे मुस्कान से फाइट सीखी थी कि ज़रूरत के वक्त काम आए, पर सामने वाला इंसान कम पहाड़ ज्यादा था। मेरा पत दफा करो उसे। अगर इतना ही शौक हो रहा है तो आए हो यहाँ। तुम उसके बाप की नौकर नहीं हो। आलम ने उसका जुमला सुनने से पहले झिड़क कर सर्द आवाज में कहते चुप करवा दिया। ये हूर साकित सी हो गई। ये कैसा बाप था जो अपने बच्चे को दफा कह रहा था? और वो मासूम ये नहीं जानती थी कि उसका 4 माह का बेटा बाप ना होने पर खुश हो रहा था। ये ख्वाब था या हकीकत? उसे चक्कर से आने लगे। आपको उसके पास जाना चाहिए, वो बामुश्किल अपने सर को संभालती बोलती। क्यों? मैं क्यों जाऊं? क्या वो लंगड़ा पैदा हुआ है? उससे अगर बाप की जरूरत हो तो उसे कहो खुद चल कर आए। वो रोब से बोला। आखिर वो बाप था, क्यों झुकता? जबकि जानता था पहले ही अपने सबूत के नेक ख्यालात कि वो क्या सोच रहा होगा उसके बारे में। वो 4 माह का है, वो खुटी खुटी आवाज से बोली। साई ने गुस्से से उसे देखा। तुम नहीं जानती मेरा बच्चा कि वो क्या बला है। उससे उसकी गाल से हिलाकर बहलाते कहा, पर ये सुनते ही हुरलैन लहराकर उसकी बाहों में गिर गई। शहजादी। उससे हैरत से उसकी गाल थपथपाई
जबकि रूम से आवाज़ें और बुलंद होती जा रही थी जिद में, पर आगे साहिर आलिम था। गला फाड़ दो अपना। उसकी मदाखलत पर चलकर बोला, और अंदर कोर्ट में बड़ा फितना सोच हैरान था कि क्या हुआ, उसकी माँ को पहुँच क्यों नहीं रही। वहीं उसकी सोच में जाते खामोश होने पर साहिर ने सर झटका। मैं रात को आऊँगा। वो छुपकर उसके लबों को छूता, उसके गर्दन में मुंह छुपा कर सहलाता हुआ उसे ठीक से सोफे पर लेटाकर तमस्सुर भरी नजरें रूम पर डालते हुए वहां से एक जरूरी काम के लिए निकला। और उस फितने से तफसीली मुलाकात का सोचा था रात में। तुम में से एक यहीं टिक जाए जब तक मेरी सास को मेरा ससुर न लेकर जाए, एहतियात से। और उलैन की इतनी जल्दी बेहोशी पर वो चलकर कार्ड से बोलता सिगार मुंह में दबाए गाड़ी में बैठा वहां से निकला। ये कैसा ख्वाब था या अल्लाह। कुछ ही देर में हूर होश में आती उस सबको ख्वाब तस्वुर करके छुटछुटी ले उठी। अगर ये ख्वाब है तो काफी डरावना है। कोई बाप बेटे ऐसे थोड़ी होते हैं। आलम तो आते ही अपने बच्चे को प्यार देगा। वो रूम से चीखों पर बड़बड़ाती हुई वहां से भागी। दूसरी तरफ आलम के इशारे पर उसके गार्ड ने साहिर आते मोबाइल निकाला, जबकि साहिर आलम की पूरी आंखें सनग्लासेस के पीछे उस शॉप पर थी जहां वो सुनहरी बालों वाली दराजकद लड़की औरत से बहस में उसे खौफजदा कर रही थी। उसे ये बहस कम उसका गुस्सा और मारने की नीयत ज्यादा लगी। उसके मुंह में हिलता बबल सारी कथा सुना रहा था। एड्रेस का खास ख्याल रखना। उससे मुस्कुराते मायने एसी से अपने आदमी से कहा। वो सर हिलाता मुस्कुराता मुस्कान को देखता हुक्म पर तवज्जो देने लगा, जबकि गाड़ी आहिस्ता से उसके सामने गुजरी और वो बहस में अब शर्ट की आस्तीनें फोल्ड कर रही थी। नहीं, तू मेरे को समझाएगी साली। वो उर्दू में गुर्राई और सामने खड़ी औरत बौखला सी गई। सर। अरमान ने बुरहान को पुकारा जो मोबाइल को दिख रहा था। सीट बुक करवा अरमान। वो मायने हेजी से मुस्कुराता हुआ बोला। अभी ही तो कुछ देर में उसके आदमी ने उसे न्यूज़ दी थी कि उसकी बीवी मिल गई है। दूसरे लम्हे उसे दूसरे नंबर पे कॉल आई थी, वो भी उसकी बीवी का बता रहा था। उसे तो बुरहान नहीं जानता था, पर उसकी न्यूज़ सुनकर हैरान था। आखिर वो क्यों उसे बता रहा था उसकी बीवी की मालूमात। सर झटकते उससे अरमान को हुक्म दिया यूनान की फ़्लाइट की टिकट का और अपनी 2 माह की लीव लिखी। कुछ देर में वो कॉल पर बात करता मुस्कुरा रहा था। हाँ बिल्कुल, जैसा चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। उससे मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी तरफ से मुतमईन जवाब वसूलते हुए वो मुस्कुरा दिया। बेबी हाउस का खास ख्याल रखा जाए। उसने जताया। वो सर हिलाकर उसे अपनी तरफ से मुतमईन करने लगा, जबकि अब बुरहान मोबाइल रख के ऊपर रूम की तरफ बढ़ा। उसके खूबसूरत से लबों पर आसूदा मुस्कुराहट थी कि अब तुम बचकर दिखाओ मिस्सी कहीं की। उसे मुलाजमों को हुक्म दिया और खुद बैठकर सोचने लगा था कि कौन सी सजा देनी है उसे जिससे उसके मुर्दे भी बना मांगे। कुछ भी हो, छोड़ूंगा तो तुम्हें नहीं गुंडी। जितना मुझे तड़पाया है उतना तुम्हें तड़पाऊंगा। पल पल का हिसाब अपने तरीके से लूंगा। वो बड़बड़ाता हुआ टेबल से फेरी उसकी और खुद की तस्वीर लेकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। कितने हसीन पल थे। अम्मी थी, अब्बू थे, नूर, दाद, तुम, मैं, फेरी, सब कुछ थे। सब कहाँ बिखर गया मुस्कान। बहुत तकलीफ होती है मुझे। तुम्हें क्यों अंदाज़ा नहीं हो सका कि मैं अपनी इसी तकलीफ को छुपाने के लिए यहाँ से निकला था। पर मुझे क्या पता तुम ही हाथ से निकल जाओगी। वो सोचता सिगरेट सुलगाकर मुंह में दबा गया, क्योंकि ये एक सहारा था जो उसे साथ देकर अजियत से बचाता था, वरना तो इस वीरान घर ने उसकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे पहले दाद के पास जाना चाहिए ताकि वो यहाँ आ सकें। वो गहरा कश लेकर सोचता हुआ बोला। मैं खाना बाहर से खाकर आऊँगा, शेरखान को बोलना वो ना बनाए आज। वो मुलाजमा को कहता हुआ कोट उठाकर कंधे पर डालता कीस देकर वहां से निकला। ज्यादा दूर नहीं था दाद का फ्लैट, कुछ फासला था मगर इतना नहीं। कुछ चंद घंटों की रैश ड्राइविंग के बाद उसके फ्लैट के सामने पार्किंग एरिया में मौजूद था। गाड़ी लॉक करते हुए मुस्कुराता हुआ डोर पर आकर बेल बजाने लगा। वहां से गुजरते लोग उसे देखने लगे थे। जो ब्लैक पेंट वाइट शर्ट हाथ में कोट थामे कोहनियों तक फोल्ड आसीन काफी हैंडसम लग रहा था। उसकी सुर सफेद रंगत पर उसकी स्याह काली आंखें काफी खूबसूरत थीं। संजीदगी उसके साथ का हिस्सा थी और इस वक्त भी काफी सीरियस लग रहा था। हालांकि वो बहुत खुश था और उसे मालूम नहीं था कि खुश कैसे होते हैं। लोगों के ठहर ठहर कर देखने के बावजूद वो कभी मकरूर नहीं हुआ था। अलबत्ता ऐसे इग्नोर करता जैसे कुछ था ही नहीं। ना कोई उसे देख रहा था। कभी भी नज़रें उठाकर उन्हें देखता मुस्कुराया, क्योंकि वो औरत भी उसे देखकर मुस्कुराई थी और बुरहान को उसमें भी की झलक महसूस हो रही थी।
उसके दिल से होक सी उठी। कोई मुलाजमा कैसे इतने साल किसी की परवरिश संभाल कर सकती थी और आखिर में उन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। उसकी आंखों में नमी रह गई और वो हल्का सा मुस्कुराकर वापस संजीदा होता बेल बजाने लगा। जाओ देखो दाद कौन है। उससे कोनी मारकर पीछे धकेलने लगी थी, पर वो कहाँ दूर हो रहा था। जो कोई भी गलत वक्त पर आया है खुद चला जाएगा, हम खाना बना रहे हैं। वो मुंह बनाकर कहता उसके हाथ को पकड़कर आलू काटने लगा। नूर एक हाथ से सालन बना रही थी तो दूसरे हाथ से वो आलू कटवा रहा था, जबकि उसकी थोड़ी नूर के कंधों पर थी, जो वक्फे वक्फे बाद कोई ना कोई शरारत करते उससे भुखला देता। दाद प्लीज सीरियस हूँ, बाहर कोई है, जाकर देखें। वो सिच होकर उसे पीछे धकेलने लगी, पर वो मजीद करीब हो जाता। मैं सीरियस हूँ और तुमसे सीरियस होने की गुजारिश करता हूँ। क्या ख्याल है? वो उसके कान में कहता उसकी पलकें लड़सा गया। आपको तो हर वक्त बकवास सूझती रहती है, हटे मैं जाकर देखती हूँ। वो गैस बंद करती उसके हाथ से मरोड़ कर अपना हाथ छुड़वाती, पलटी जब ही मुस्कुराते दाद ने उसे 1000 में काउंटर से लगा दिया। बाहर खड़ा बुरहान दाद के मोबाइल पर कॉल्स करने लगा, जो पानी में डुबकियां ले रहा था। जा रहा हूँ होश। उसके चेहरे से सर उठाते हुए उसके लबों पर अंगूठा फेरकर वो गाल थपथपाता हुआ वहां से निकला। नूर बेबसी से उसकी पुश देखती हुई वापस डिनर की तरफ मुतवज्जा हुई। भाई आप। दाद ने जैसे बैरूनी गेट खोला कि वापस जाने की तैयारी पकड़ते बुरहान ने काफी गुस्से से उसकी तरफ देखा। शर्म नाम की भी कोई चीज होती है। गुस्से से कहते वो अंदर दाखिल हुआ। दाद कहका लगा उठा। अच्छा, फिर वो किस दुकान से मिलती है? उससे शरीर होकर पूछा और साथ चलने लगा। बुरहान सिर्फ घूरता रह गया। कैसे हैं भाई? बुरहान की आवाज़ सुनकर नूर गैस बंद करती भागती लाउंज में आई और बुरहान के पास आती हुई मुस्कुराकर बोली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उसके सर पर हाथ रखते हुए उसके सुर्ख तमतमाते चेहरे को देखता पुरसुकून हो गया था। मैं भी ठीक हूँ, वो खुशी से नसें झुकाए बोली। आप बैठिए ना भाई, इस बोनी में तो अकल ही नहीं। दाद ने कहते बुरहान के हाथ को पकड़ा और उन्हें ले जाकर सोफे पर बिठाया। नूर ने हैरत से उसे देखा। कुछ देर पहले तो तारीफ में जमीन आसमान एक कर रहा था और अभी इसमें अकल नहीं। वो सोचकर साकित हो गई, जिसका सलमा अली खूब महसूस करता कहकर लगा उठा। समझा करो ना मेरी जान, इंसान ऐसी बहकी बहकी झूठी बातें करता है। वो सोचकर मुस्कुराहट दबाता खामोश रह गया, जबकि उसकी मुस्कुराहट नूर को आग लगा गई। क्या हो रहा है ये? अभी तक इसे तंग करना नहीं छोड़ रहे दाद। बुरहान नूर की उतरी सूरत देखकर दाद से गुस्से में बोला। रहने दे भाई, अब तो मैं इसका जीना हराम करने लगा हूँ, जैसे मुझसे शादी करके इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। वो मुंह बनाकर बोला। नूर की आंखें फैल गई। दफा हो जाओ, शक्ल देखी है मनहूस। खुद पड़े थे मेरे पीछे, बोनी बोनी करके मरते रहते थे, जैसे जानती नहीं थी मैं तुम्हारे काले सांप थे तुम्हारी नीयत में। भाई इससे कहे अभी के अभी मेरे घर से निकल जाए, वरना इसे मैं ही आज शहीद कर दूंगी। वो मुतखायर चेहरे साथ आपे से बाहर होती उसका होनोश करने पर तुली हुई थी। बुरहान ने खिलखिलाते दाद और खूंखार बनी नूर को देखा। दोनों को देखकर ये तो यकीन हो गया था कि खुशियाँ उन पर मेहरबान हो गई हैं। जिस तरह नूरुलैन का सबर था, जिस तरह दाद अलिफ जाकर बिखरा और फिर बिखर कर चाहा था, उससे भी अपनी मंजिल मिल गई थी। और उसकी मंजिल एक तो उसका फर्ज था, जो दुश्मन रास्ते में तो आए थे पर खुद आँख के नजर होते लहूलुहान हो गए थे। दूसरी मंजिल उसकी मोहब्बत, जिसे सामने सिच किए वैसा दाद खड़ा था, जिससे मोहब्बत करना शुरू की थी और कांटों को समेट कर आज फूल पकड़े खड़ा कह के लगा रहा था। बुरहान ने दिल ही दिल में दोनों को देखते अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अल्लाह से उनकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी। मैं नहीं कर रही तुमसे बात। भाई इन्हें समझा दे मुझसे बात ना करे। वो मुंह बनाकर बोलती रुख दूसरी तरफ कर गई। कहीं मैंने यहाँ आकर फुप्पो वाला काम तो नहीं कर दिया? उसे शक सा हुआ उसके आने पर दोनों में झगड़ा तो नहीं हुआ। अरे नहीं भाई, ये तो बोनी है ही झगड़ालू, सारा दिन मुझसे झगड़ती रहती और मैं ठहरा माँ। वो कहता कहता रुक गया और नूर ने चौंक कर देखते कहकर लगाया। हाँ बोलो, मासूम हो तुम। वो जुबान दिखाती बोली। बुरहान हंसा और उसकी मासूमियत देखने लगा, जबकि दाद उसके देखने पर एकदम ही उसे छिछोरे तरीके से आंख मारी। नूर का दिल डूब सा गया और वो फौरन मुंह पर हाथ रखे आंखें फैलाए दाद को देखने लगी, जो बुरहान की जेब से मोबाइल निकाले अब उसमें कुछ देख रहा था। बुरहान ने उसकी फैली आंखें देखते दाद को देखा, जो उसके मोबाइल में मुखू था। ये दोनों बेवकूफ़ हैं, ये मिलकर मुझे बना रहे हैं। वो बड़बड़ाता हुआ रह गया, जिसे सुनकर
दाद और नूर का मुश्तरका कहका पड़ा। आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है एसएसपी साहब? उससे हंस से कहा। बुरहान महज मुस्कुरा दिया। अब वो क्या बताए, उसकी बीवी उसे बेवकूफ़ बना चुकी थी। उसे एक पैगाम के इंतज़ार में बिठाए वो पैगाम के साथ फ़रार हो गई थी। अच्छा भाई बताए, मेसी भाभी का कुछ मालूम हुआ? वो मेरी बहन को लेकर फ़रार हो गई। नूर पूछती मायूस हो गई। माहौल फ़ौरन गंभीर हो गया। दाद खुद हैरान था कि जब वो सिर्फ ऑफ़र कर चुका था वो रुलैन को यहाँ से निकालने की, तो वो क्यों उसकी ऑफ़र ठुकरा गई थी और ऐसे किस बंदे के साथ उसे लेकर गई थी जो गैर कानूनी तरीके से उन्हें यहाँ से लेकर गया था। कि कोई सबूत छोड़े फ्लाइट तक नहीं। शायद इससे ही उसने फ़क़्त जलगोसे का साथ लिया था। और दाद ये सोच रहा था कि ये फ़क़्त जलगोसा कौन है जो इस तरह गैर कानूनी तौर उन्हें वहाँ से लेकर गया। मतलब कि वो कोई मामूली बंदा नहीं था, काफ़ी पहुँच रखता और उसमें माहिर था। कहीं वो किडनैपर तो नहीं? उससे सोचा। नहीं, वो तो एक जगह टिकता नहीं। मेसी को कैसा पता लगेगा वो कहाँ है? उस किडनैपर को खुद पता नहीं होता वो कहाँ है, फिर दुनिया कैसे उसका पता लगाएगी? ये तो आलम ही उसका पता लगा सकता था। हाँ, मिल गया उसका पता। वो मुस्कुराया। नूर की आंखें फैल गईं जबकि दांत घूरकर अपने भाई को देखने लगा। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो कहाँ है? हूर कहाँ है? उससे हैरत से पूछा। हूर तो ठीक ही होगी अब। अलबत्ता मुस्कान यूनान में है। उसकी बात सुनकर दांत लब भींच गया। वो यूनान में थी और हमारे आदमियों से कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। दान ने हैरत से कहा। बुरहान हंस पड़ा। दोनों ने चौंक कर उनकी मुस्कुराती आंखों की खुशी देखी थी। वो है ही ऐसी साइको औरत, किसी तकलीफ का वो अंदाज़ा नहीं लगा पाती शायद। है, तुम दोनों चलो घर। मैं 2 माह के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। इससे चाहता हूँ इस घर में तुम दोनों को हंसता हुआ छोड़ जाऊँ। वो कहने लगा जिसे सुनकर नूरुलैन की रंगत सर्द पड़ गई। उसे यकीन था अगर वो उस घर में गई तो ज़रूर पागल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ उससे बी दाई और ताया इतने लोगों को आंखों के सामने मरते देखा था। दाद की नज़र नूर के चेहरे पर थी जो घबराहट होफ से सफ़ेद पड़ गया था। मैं आती हूँ। उसे अंदाज़ा था दाद हाँ ही करेगा। इससे साए साए करते कानों के साथ थूक निकलती लबों पर जुबान फेरे वहाँ से उठी। नहीं। बुरहान ने एकदम उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। भाई प्लीज़। वो सिसक उठी। बुरहान ने नफ़े में सर हिलाते हुए उसे पास बिठाया और माथे पर लब रखते सर सीने से लगा दिया। डर क्यों रही हो मेरी जान? वो तुम्हारी वजह से नहीं, नसीब के लिखे की वजह से हुआ है। उसे आंसू साफ कर दिए वो माथे पर अकीदत भरा बोसा देते सर सहलाने लगा। नहीं भाई, मुझे तसल्लियाँ ना दे। मैं जानती हूँ इस सब पर मेरी मनूसियत पड़ी है। वो बड़बड़ाई जो दोनों ना सुन सके। नूर एक हमदर्द भाई के एहसास वाले लम्स पाते उसमें समाकर फूट फूट कर रोने लगी। आप दाद को ले जाएं, मुझे वहाँ डर लगेगा। उसे सूसू करते कहा और उसे ऐसे करते देखकर दाद की आंखों के सामने हुर्रान ऐन लहरा गई। उसकी भी यही आदत थी, रोते हुए सूसू करना और बगैर किसी का ख्याल किए मुलाजमों के सामने भी तैयार आलम के पहले कोट पर नाक साफ करना। और वो अजीब बंदा था, मुस्कुरा देता था। सॉरी भाई, मैं आता रहूँगा। उससे नसें झुकाते माजरत कर ली। नूर ने हैरत से उसे देखा जो सर झुकाए बुरहान के सामने बैठा था। आखिर ये शख्स मोहब्बत के लिए और कौन कौन सी कुर्बानियाँ देगा, वो सोच कर सिसक उठी। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं तुम दोनों की खुशी में खुश हूँ। वो तुम दोनों का घर है, जब दिल चाहे आ जाना बस। वो नूरुलैन की खूबसूरत आंखों से बहते आंसू साफ करता मुस्कुराया। वो भी चीम कर मुस्कुरा दी। दाद उसे मुस्कुराते देखकर हंस पड़ा। नहीं भाई, हमें प्राइवेसी चाहिए। वो अचानक काफ़ी संजीदगी से बोला। जहाँ नूर को पानी पीते अचानक अच्छू लगा था, वहीं उसे खांसते देखते बुरहान ने सर हिला दिया। ठीक। उसे लग रहा था उसका छोटा भाई काफ़ी बेशर्म बदतमीज़ हो गया था। अच्छा, मैं चलता हूँ। मेरी फ्लाइट का वक्त है कुछ देर में। वो कहता उठा। ऐसे कैसे? खाना खाकर जाइएगा। दाद ने फ़ौरन उनको बाजू में जकड़ते कहा। बुरहान हंस पड़ा। नहीं यार, मैं तुम्हें प्राइवेसी दे रहा हूँ। उससे शरारत से कहा। दाद कहकर लगा उठा। वो तो आने से पहले सोचना चाहिए था ना आपको। उससे आंख दबा कर कहा। नूर का वहाँ खड़ा रहना मुहाल हो गया। वो घूरती दाद को दांत पीसती वहाँ से खिसक गई किचन में, जबकि उसे यूं आहिस्ता से निकलते देखकर दोनों साथ हंसे थे। तंग मत किया करो सेदात, मैं वार्न कर रहा हूँ तुम्हें। बुरहान ने आंखों में देखती कहा और वापस दोनों सोफे पर बैठे। छोड़ें भाई, जब तक उसे तंग नहीं करता मुझे
जीना जीना नहीं लगता। आपको अंदाज़ा नहीं मैंने ये साल कैसे गुजारा है। वो कहता गहरा सांस भर गया। तुम्हारे एक का नहीं दाद, ये साल सबका अजियत भरा साल था, और हम सबसे ज़्यादा उसका। वो जिसका हवाला दे रहा था दाद सा हिला गया। रफ़ीद बलोच के बारे में क्या कहना है? अभी कोई न्यूज़ नहीं? दाद ने सोचकर पूछा। कहाँ 3 माह से एसपी नादिर उसके पीछे था और वो कहीं गायब था। कब घर आता कहाँ से आता किसी को मालूम नहीं था। बस फिर वही हुआ जो होना था। जहाँ हमारी ज़रा सी देर होती है वहीं उसकी आमद होती है। वो मुस्कुराया, दाद सा हिला गया। आपको मालूम है कहाँ है? अलीफ के पूछने पर बुरहान ने उसे देखा। जहाँ खुद है वहीं मुझे बुलाया है। उसके जवाब पर दाद का अबरू दाद में उठ गया। इस कदर फास्ट? वो जानता था 20 को, पर उसे अंदाजा नहीं था एक दिन में वो हुरूलैन तक पहुंच जाएगा, जिस तक पहुंचने के लिए 19 साल पड़ गया। फिर भी वो हाथ नहीं आई। आरिफ को मालूम है? बुरहान ने सोचते हुए पूछा। दाद हंस पड़ा। वो गटर का कीड़ा तो गली गली में रेंगता है, ये मुमकिन ही नहीं उसे मालूम ना पड़ा हो। सबसे पहले तो वही जान क्या होगा 20 के बारे में। ये भी खूब कहा, गटर का कीड़ा नहीं गैंग का कीड़ा। बातें लंबी होती गईं। जब इस दौरान नूर ने खाना रेडी होने का बताया, दाद बुरहान उसे बिठाकर वो दोनों ने टेबल पर लगाया और मिलकर डिनर करने लगे, हंसी कहकाओं के बीच।